नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो टॉपिक है कि अगर कोई भी बच्चा जो एनडीए या सीडीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश के सिलेबस को अगर लेकर के चले तो कौन सा एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम लोग इंग्लिश के बैकबोन कहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ और अगर कम्युनिकेशन की भी बात करें तो क्या है सवाल कि कौन सा एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को पढ़ने से कम आधे से ज़्यादा इंग्लिश आप अपनी बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा कर देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सा एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रखता है या जिस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से कमांड कर लिया, काफ़ी कुछ चीज़ें इंग्लिश में हल हो जाएंगी 40 से 50%। तो वो जो चैप्टर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई सारे चैप्टर आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। और मैं एज अ इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ डिफेंस के लिए। देहरादून में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी सालों से पढ़ाने के बाद मैंने ये एनालिसिस किया कि पूरे इंग्लिश के सिलेबस में एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम लोग सिंटैक्स के नाम से जानते हैं या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, जब एक टीचर ऐसा कह रहा है, कोई भी एक टीचर कह रहा है किसी भी सब्जेक्ट को, जब वो पढ़ाता है और किसी एक टॉपिक को वो कह रहा है कि बहुत अच्छा है, तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक ये रीजन हो सकता है कि भाई वो एनालिसिस कर रहा है, हर साल उस टीचर को वही सब्जेक्ट पढ़ाने, हर साल उसको वही चैप्टर पढ़ाने। तो फिर क्या होता है कि आप डिटरमाइन करने लगते हैं, आप एनालिसिस करने लगते हैं कि किस चीज़ का कितना रोल किस जगह जा रहा है। आजकल एग्ज़ाम की बात करें, एनडीए एग्ज़ाम की बात करें तो 2022 में 2 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर से और 2 क्वेश्चन अप्रैल वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि एक साल में 2 बार एनडीए का पेपर होता है, तो अप्रैल वाले एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन और सितंबर वाले एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स हमारे मान करके चले इंग्लिश के सिलेबस में आ रहा है, इंग्लिश के वेटेज। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जगह भी हमें कैसे हेल्प करता है। भले ही आप नाउन पढ़ रहे हो, भले ही आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो, भले ही आप एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, सो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड that verb also, and we should also know that a verb must satisfy the subject. It means if the subject is coming in singular form, so verb should also be in singular form, and if the subject is coming in plural form, so we should change the verb from singular to plural. अच्छा, एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, there is no sentence which doesn't have a subject or a verb. ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट ना हो। अच्छा, एक सेंटेंस हम लोग कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं गुड नाइट या गुड मॉर्निंग। सो वेन एवर वी टाइप गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। और एक आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल ना बहुत शॉर्ट चल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कह पाएँ। इसीलिए आपने वीडियोस भी देखी होंगी तो बहुत स्पीड से लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर। ठीक है, एक तरह से ठीक भी है, हो सकता है कि उनका मोटिव उनके पीछे बहुत अच्छा हो। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो सेंटेंस विच डजंट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो एक तरह से देख करके चले कि 2 वर्ड भी अगर हम किसी सेंटेंस में जान पाएँ कि ये सही है कि नहीं है, 2 वर्ड भी, मान लीजिए एक सेंटेंस है कि दिस इज अ हॉरिबल क्राइम, दिस इज अ हॉरिबल क्राइम, तो आप वर्ड को जोड़ेंगे तो मान लीजिए 5 से 6 वर्ड इस सेंटेंस में है। और हम लोगों ने देखा कि 5 से 6 वर्ड में कितने वर्ड इंपॉर्टेंट है। हो सकता है गलती हॉरिबल में हो सकता है गलती क्राइम में हो, क्राइम ना हो करके क्राइम्स होना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं आना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना, हो सकता है कई सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन 6 वर्डों में अगर आप 2 वर्ड जान पाएँ कि सब्जेक्ट क्या है और क्या उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए, और अगर आपको लगता है इफ़ यू थिंक दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कमिंग इन हिज प्लेस, तो इसका मतलब 2 वर्ड तो आपने करेक्ट कर लिया। अब 6 में से गलती उन 4 में होगी या फिर इन 2 में होगी। तो हर सेंटेंस में ऐसा होना है। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपने पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सबसे पहले इसको पढ़ सकते हैं। ये एक तरह से इंग्लिश का बैकबोन है।
कई टीचर टेंस को भी मानते हैं, लेकिन मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम में उतने नहीं आ रहे। या फिर प्रेपोजिशन को भी मानते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेजल वर्ब आ जाती है हमारी प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ पे बड़े कन्फ्यूजन, इन, ऑन, बिटवीन, विद, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल वो अपनी जगह है, और उन टीचरों ने अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल कुछ हद तक हो सकता है उन्होंने भी सही कहा हो, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप पढ़ते हैं और सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से चीज़ें, जैसे आपने फर्स्ट रूल आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, जो लिखा हुआ होता है इस प्रकार से, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइनिंग विद एंड, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइनिंग विद एंड वी ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। हम हमेशा किसको जोड़ते हैं? प्लूरल वर्ब को जोड़ते हैं, ऐसा एक रूल कहा गया है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, so we know that the first subject is Rohan and the second one is Sohan, and Rohan and Sohan are joining with and. So whenever and comes before and after the noun, so we consider those subject as a plural identity, and that is why we use plural verb according to the subject, according to the plural subject. Subject verb agreement, ये चैप्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ें, उसके बाद आप नाउन के ऊपर जाएं, क्योंकि नाउन भी सब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनता है। तो नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर हम लोग पढ़े नाउन, फिर हम लोग पढ़े प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद आप एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। 4 चैप्टर पे अगर आपने कमांड कर दी कौन कौन से, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव, तो एक तरह से आधा सब्जेक्ट, आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। किसका? इंग्लिश ग्रामर का। तो ये एक तरह से सीक्वेंस है, एक तरह से तरीका है किसी भी सिलेबस को जानने का, किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने का। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है। बिल्कुल आप, हो सकता है कि आप कैसे भी पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आपने कमांड कर लिया उस सब्जेक्ट पे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, और ये सही तरीका एक तरह से एक टीचर के नाते मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, और आपको लग रहा है कि मैं किस चैप्टर से स्टार्ट करूँ, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही रहेगा, आपको लग रहा है आर्टिकल सही रहेगा, आपको लग रहा है कि पहले मुझे नाउन पे जाना चाहिए, आपको लग रहा है कि प्रोनाउन पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट करें। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद नाउन पे जाएं, उसके बाद प्रोनाउन पे जाएं, और इस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प कर रही होंगी, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग और वीडियो भी बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।